हेलो दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जो प्रीलिम्स आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर रहेगी ये सीरीज़। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो है किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार एमपीपीएससी में आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और ये यूनिट वाइज रहेगा। पहली जो यूनिट है हमारी भारत का इतिहास, वहाँ से हम शुरू करेंगे। पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। संकल्पना में विचार, इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, रीत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ और कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। ये टॉपिक 1 है। दूसरा, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की जो इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं, घटनाएं हैं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, ये टॉपिक नंबर 2। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये टॉपिक 3। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, ये टॉपिक 4 है। फिर हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक 5। और जो नेक्स्ट है हमारा वो आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास, यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये टॉपिक नंबर 6 है। ये हमारा सिलेबस हो गया यहाँ पर। अब आपको बुक कौन सी फॉलो करने में ये बता देता हूँ आपको। देखिए, लूसेंट तो आपके पास होनी ही चाहिए। लूसेंट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से पढ़ने हैं आपको। जैसे जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक के अधिकांश टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो पहला और दूसरा, ये दोनों टॉपिक आप लूसेंट से पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है ये आप नितिन सिंघानिया से देख सकते हो, या फिर आप जो है एक सत्यमेव जयते की कला और संस्कृति वाली पीडीएफ है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो रही है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। इसके अतिरिक्त ये जो टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये आप स्पेक्ट्रम से देखो, स्पेक्ट्रम में दे रखा है बहुत अच्छे से, वहाँ से आप देख सकते हो इसको, या फिर लूसेंट में से भी देख सकते हो। लेकिन आजकल जो डीप क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लूसेंट से नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और लूसेंट से नहीं बन रहे तो फिर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं जो बुक बता रहा हूँ ना, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बता रहा है ये, और लोगों को बुराई करते भी देख ही लिया होगा आपने। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैं बताता हूँ 85+, मेरे दिमाग में सिर्फ 85+ ही रहता है। 85+ स्कोर करना है तो ये वीडियो देखना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं तो केवल क्वालिफाई हो जाऊँ, तो मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ कभी भी, है ना। तो मैं ज़्यादा पढ़ने में विश्वास करता हूँ, कम में नहीं। सिलेक्शन होना चाहिए एट द एंड, ठीक है। नहीं तो एक पता चले एक क्वेश्चन से आप प्रोविजनल में चले गए, बैठे रहो आराम से, इंटरव्यू भी उसके बाद, इंटरव्यू देने के बाद भी बैठे रहो आराम से, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं 19 में प्रोविजनल में एक क्वेश्चन से प्रीलिम्स में चला गया था। मैं आपको बताऊँ 19 का मेरा एक्सपीरियंस साझा करता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे 19 में जो है जब प्रीलिम्स का हमारा रिजल्ट आया उसके बाद, तब तो प्री क्वालिफाइंग हुआ करती थी, हमको तो पता भी नहीं था कि ये प्रोविजनल और मेन लिस्ट का ये सब सिस्टम चलता है। तो उन्होंने क्या किया, मैं जब प्रीलिम्स निकाल ली मैंने, फिर मेंस भी क्वालिफाई की, और मेंस में यूआर से क्वालिफाई की, अच्छे मार्क्स भी होंगे मुझे, और बार बार रिवाइज रिजल्ट हुआ मेंस का, उसके बाद भी मैं अभी भी लिस्ट में हूँ। और उसके बाद फिर मेरे को अचानक से पता चलता है कि रिजल्ट प्रीलिम्स का रिवाइज करते हैं, और एक क्वेश्चन से मेरे को उन्होंने प्रोविजनल में डाल दिया। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बताइए, आप 19 का एक्सपीरियंस में साझा कर रहा हूँ आपको, इतने साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो कुल मिला के बात ये है कि अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद मैं कभी प्रोविजनल में नहीं गया, उसके बाद फिर हमेशा मेन लिस्ट में ही रहा मैं, क्योंकि मुझे तब तक पता चल चुका था कि ये जो है वो दिक्कत ही है, ये कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कब तक सोल्व नहीं हो ये। खैर, मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं इस पर भी एक बड़ा भारी वीडियो बनाऊँ और पूरी प्रोसेस हम इसमें समझें, लेकिन जब वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए मैं बता दूं आपको कि मैं जो सोर्सेज बता रहा हूं आपको, ये आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए। तो लूसेंट, उसके अतिरिक्त जो है नितिन संघानिया या फिर एसएमजे की जो भारत की सांस्कृतिक विरासत वाली पीडीएफ है वो पढ़ सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम में यही वाला टॉपिक। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने, है ना। इसके बाद फिर ये जो भारत का एकीकरण और पुनर्गठन है, इसमें आप एक तो लूसेंट में पॉलिटी वाले सेक्शन में राज्यों का पुनर्गठन करके एक टॉपिक दे रखा है वो, और एकीकरण के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम में अच्छे से दे रखा है एकीकरण, जो रियासतों का एकीकरण हुआ था, इसकी बात यहाँ पर हो रही है,
ये हो गई सिलेबस और बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की बात। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं अच्छे से और एनालिसिस करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा, ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। पहला टॉपिक संकल्पना में विचार है। इसमें वेद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे वेद से। एक क्वेश्चन तो था कि ऋग सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो सबको पता है, ऋग्वेद है। दूसरा क्वेश्चन वेद और सभा समिति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया था कि सभा और समिति को किस वेद में पृथक पृथक संस्थाएं बताया गया है, तो अथर्ववेद उसका उत्तर था। लेकिन ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन आ सकता है उपनिषद के बारे में, तो उपनिषद कितने हैं और उपनिषद के रचयिता कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपनिषद में क्या क्या चीज़ें हैं। षड दर्शन में 6 दर्शन के बारे में प्रश्न आ सकता है कि इनके कौन प्रवर्तक हैं, इन दर्शन की मूलभूत अवधारणा क्या है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्णाश्रम में 4 आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार में 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, बोधिसत्व और तीर्थंकर, इनके बारे में जो आधारभूत अवधारणा है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता इंपॉर्टेंट है। फिर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, इस बार भी मौर्य काल के प्रतिष्ठा के बारे में प्रश्न आया था। गुप्त काल, आप देखोगे कि बार बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो यही टॉपिक मिलेंगे आपको वहाँ पे, है ना। मौर्य काल, गुप्त काल, चंदेल, परमार और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये 8 टॉपिक बहुत ही अच्छे से कर लेना प्राचीन भारत के इतिहास में। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक करना। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात हम करते हैं, तो इसमें सल्तनत काल में गुलाम वंश, और गुलाम वंश में भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश और रजिया, इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में प्रश्न आता है। हालांकि आप लोधी, सैयद, इनको भी पढ़ना अच्छे से, है ना, लेकिन ये पहले पढ़ना, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, इनको अच्छे से करना। विजयनगर साम्राज्य में इसकी स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य में, पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका होगा, हरिहर बुक का वाला। भक्ति और सूफी आंदोलन, फिर मुगल, और मुगल में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट है 3 लोग, जैसे एक तो अकबर, एक जहांगीर और शाहजहाँ। जहांगीर चित्रकला के लिए, शाहजहाँ स्थापत्य कला के लिए, जो ताजमहल वगैरह उन्होंने बनवाया। उसके बाद अकबर जो है वो साहित्य कला, सभी दृष्टि से अकबर इम्पोर्टेंट है। बाबर वगैरह के बारे में, औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो सल्तनत काल और मुगल काल है, इसमें 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से होना चाहिए। एक तो एक विभाग के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, जैसे दीवान इंशा क्या है, दीवान आरीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और इनके अध्यक्ष कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो एक तो विभाग, एक कलात्मक उपलब्धियाँ इस क्षेत्र की, ठीक है। तीसरा है साहित्यिक, मतलब कौन सी रचना किसकी है, अगर आत्मकथा किसी ने लिखी है तो वो किसने लिखी है। ये 3 पे ही प्रश्न आएगा, विभाग, कलात्मक और साहित्यिक, इन 3 पर 99% प्रश्न इन्हीं पे आते हैं। फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य और उत्सव, इसमें मंदिर है ना, कौन सा मंदिर कहाँ है और क्या उसकी शैली रही है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। यूनेस्को में जो नई साइट्स शामिल हुए वो कौन सी हुई है और अभी तक कितनी साइट्स हो चुकी है, पहली साइट कौन सी हुई थी शामिल। विभिन्न राज्यों के नृत्य कौन से महत्वपूर्ण, वहाँ के पर्व, त्यौहार और उत्सव, सभी राज्यों के महत्वपूर्ण। जैसे मैं अगर प्रश्न पूछूँ आपसे कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कहाँ मनाया जाता है। प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, जो भी हमारे भारत के प्रमुख साहित्यकार रहे उनकी मुख्य कृतियाँ कौन सी है, ये वाला टॉपिक। फिर टॉपिक 4 की बात करते हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्म समाज, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो आर्य समाज, उसके बाद रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इनका आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो स्थापना का क्या वर्ष रहा है, स्थापना वर्ष, और दूसरा इसके स्थापक कौन है, मतलब इनकी स्थापना किसने की है ना। ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ और संस्थाएं जैसे जस्टिस पार्टी के अलावा आत्मसम्मान आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, फराइजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद स्कूल, सिख सुधार आंदोलन जिसे अकाली आंदोलन भी कहा जाता है, पारसी सुधार आंदोलन, इसमें रहनुमाय माजादस्यान जो सभा है वो, और दादा भाई नौरोजी फारदोन जी, इनके जो बेहराम जी मालाबारी, इनके जो सुधार हुए हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण जो लोग जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरेजियो, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था।
दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, सर सैयद अहमद खां और दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक 5 में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेना। प्रमुख आदिवासी और जो कृषक आंदोलन हुए थे वो 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वायसराय था वो, और पहला जैसे क्वेश्चन आते थे पहले कि पहला मुस्लिम कौन अध्यक्ष रहा है, पहली महिला अध्यक्ष कौन रहा है, जैसे मान लो पूछ ले पहला पारसी अध्यक्ष कौन रहा है, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन रहे हैं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब शुरू किया गया है, क्या इसके दौरान गतिविधियाँ हुई, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन समाप्त कब हुआ, लॉर्ड कर्जन की क्या नीतियाँ थीं, सूरत विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे सूरत विभाजन के, क्रांतिकारियों की बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्या गतिविधियाँ रही है, विदेशों में इंग्लैंड, जर्मनी, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा आदि में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, गदर आंदोलन की बात हम करें, होम रूल लीग, लखनऊ समझौता, उसके बाद मोंटेग्यू घोषणा, उसके बाद मार्लेमेंट और मोंटेग की चेम्सफोर्ड सुधार, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, जो वहाँ भी टोल्स्टॉय फार्म और ये जो स्थापना हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मार्लेमेंटो 1909 और मोंटेग की चेम्सफोर्ड 1919 की बात है ना। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, जब गांधी जी आए थे भारत में तो ये महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुए थे। रोलेट एक्ट 1919 का, जलियांवाला बाग 1919 का हत्याकांड, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी जो 1923 में स्थापित हुई थी मोतीलाल नेहरू वगैरह के द्वारा, भगत सिंह और उनका विरोध, जैसे इसमें जो HSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और जो बम विस्फोट हुआ था वहाँ पे जो असेंबली में वो, उसके बाद इनको जो फांसी दी गई वो, चोरा चोरी कांड कब हुआ, काकोरी कांड, और चटगांव जो शस्त्र लूट थी वो कौन इसमें प्रमुख था व्यक्ति जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च भी इसी में है, लाहौर अधिवेशन, लॉर्ड इरविन की घोषणा और गोलमेज सम्मेलन तीनों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब आया गया था और पूना समझौते क्या है उससे संबंधित, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, राजगोपालाचारी फार्मूला, देसाई लियाकत फार्मूला, वेवेल योजना, मुस्लिम लीग और पृथक पाकिस्तान की मांग, सीधी कार्रवाई दिवस, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, रॉयल इंडियन नेवी को जो मुकदमा हुआ था वो, और कैबिनेट मिशन। ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको। टॉपिक 6 की बात करते हैं, स्वतंत्रता पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। इसमें राज्यों का पुनर्गठन आपको पता होना चाहिए। जो तीनों आयोग है, धर आयोग, JVP समिति और फजल अली आयोग, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रियासतों का एकीकरण, भारत का विभाजन और प्रथम आम चुनाव, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है। यहाँ पर हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर हमने टॉपिक भी डिस्कस कर ही लिए हैं। ये जो यूनिट है ना, इस पर बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं, और जो 2-4 क्वेश्चन का अंतर पड़ता है ना वो इसी यूनिट से पड़ता है। तो जो भारत का इतिहास और भारत की जो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है ना, इन पर भी फोकस कीजिए। हमारे लिए सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि दूसरी यूनिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनजाति पढ़ते रहते हैं, कितना है जनजाति, बहुत ज़्यादा है, और पढ़ते रहते हैं। उसके बाद उसमें से भी 10 ही क्वेश्चन आते हैं, इस यूनिट से भी 10 ही क्वेश्चन आते हैं, छोटी यूनिट से भी उतना ही आना है, बड़ी यूनिट से भी उतना ही आना है। तो हमारे लिए क्या है ना कि सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। मुझे अक्सर प्रश्न पूछते हैं लोग कि हम क्या करते हैं कि मेंस में हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन छोड़ देते हैं मैथ्स का, और बाकी पोर्शन कर लेते हैं। भाई कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्या है ना कि एवरेज मार्किंग होती है मेंस में, और उसकी वजह से ये है कि हमको सब कुछ करना पड़ता है अच्छे से। और प्रीलिम्स की बात हम करें तो प्रीलिम्स में कट ऑफ जितना जा रहा है उस हिसाब से हमको 10 के 10 यूनिट में अच्छे से फोकस करना है। मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, आप 10 यूनिट में आप इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको प्रति यूनिट 10 में से 8 क्वेश्चन सही करने हैं। इमेजिन करो आप 10 में से 8 क्वेश्चन करने, तब जाके 80 क्वेश्चन होंगे ना आपके। और 10 में से 8 क्वेश्चन करना कोई मजाक बात तो है नहीं है, सही। तो और 80 से ऊपर ही जा रहा है कट ऑफ। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि अच्छे से तैयारी करो, सभी यूनिट पर अच्छे से फोकस करो, और हम धीरे धीरे करके सभी यूनिट 10 यूनिट के लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये PDF